सभी का स्वागत है। आज सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज 14 सितंबर और आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे 13 से 14 सितंबर के बीच का। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको करा दिया गया है। आप डिस्कशन बॉक्स में जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के सितंबर माह के करंट अफेयर्स में जा कर के आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप चाहें तो 1 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक का करंट अफेयर्स एक ही साथ में देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले अगर इस चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट आपकी क्लास, करंट अफेयर्स या अन्य कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपके आगामी परीक्षा से संबंधित हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आज देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 54वें यानी कि 54 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका बी, गोवा में जो है इसका आयोजन हो रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का आयोजन 20 से 28 नवंबर, अभी डेट ध्यान रखिएगा, आपसे डेट परीक्षा में पूछ सकता है कि 20 से 28 नवंबर के मध्य कहाँ पर होगा, गोवा में आयोजित होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक कहाँ पर आयोजित हो रही है। इसका जो राइट आंसर है वो ए यानी कि मुंबई। व्याख्या देखते हैं इसका, वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 साझेदारी बैठक 14 से 16 सितंबर यानी 14 to 16 सितंबर 2023 तक मुंबई में आयोजित होने वाली है, ध्यान रखिएगा। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा बैठक में डिजिटल वित्तीय समावेशन और SME वित्त के क्षेत्रों में G20 भारत की अध्यक्षता के तहत वित्तीय समावेशन एजेंडा के चल रहे काम पर चर्चा होगी। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कोर्ट का दूसरा चरण कब समाप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ई कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। ध्यान रखिएगा कि अगर आप PCS मेंस की परीक्षा अगर लिख रहे हैं तो ई कोर्ट से संबंधित टिप्पणी या कोई ना कोई प्रश्न आपके ई कोर्ट से संबंधित आ सकता है। इसलिए ई कोर्ट को आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए कि ई कोर्ट क्या होता है, ई कोर्ट गुड गवर्नेंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है और ई कोर्ट से कितना ज़्यादा देश को या समाज को फ़ायदा हो रहा है, कितना ज़्यादा जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। प्रश्न था कि ई कोर्ट का दूसरा चरण कब समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो है डी यानी कि 2023 में ई कोर्ट का दूसरा चरण क्या हुआ, समाप्त हो गया। ये व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के हिस्से के रूप में भारतीय न्यायपालिका की ICT सक्षमता के लिए ई कोर्ट परियोजना वर्ष 2007 से कार्यान्वयन के अधीन है, ध्यान रखिएगा 2007 से है, जिसका दूसरा चरण 2023 में समाप्त हो गया है। भारत में ई कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण पहुंच और समावेशन के दर्शन पर आधारित है, यानी कि सभी तक इसको पहुंच सके, सभी तक पहुंच विकसित हो सके, यानी कि सब तक न्याय प्रॉपर तरीके से मिल जाए। कोई भी ऐसा ना रहे जो न्याय से अछूता रह जाए, जिसको न्याय ना मिल पाए या न्याय मिलने में देरी हो। तो इसलिए ई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था और ई कोर्ट के लिए सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। इस पर बहुत जोर है सरकार का कि जल्दी से जल्दी जो भी केसेस होते हैं उनका निपटारा बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सही रूप में न्याय मिल सके। ठीक, तो ये जो है ई गवर्नेंस जो शब्द है, अच्छा ई गवर्नेंस जो शब्द आया है तो राष्ट्रीय नेशनल ई गवर्नेंस सब्जेक्ट को आप लोग विषय को आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ई गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, ई गवर्नेंस आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में आपसे टिप्पणी के रूप में ई गवर्नेंस के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यानी कि गवर्नेंस जो हम पहले कागज़ों पर करते थे यानी कि फिजिकल रूप में करते हैं, अब हम उसे डिजिटल फॉर्म में करते हैं कि ताकि किसी भी जो क्या कहते हैं जो भी फरियादी हो उसको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और डिजिटल माध्यम से उसके सारे जो समस्याएं हैं उसके समस्याओं का समाधान सुचारू रूप से हो पाए। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगर मेंस का आपकी परीक्षा आने वाली है सितंबर में तो इम्पॉर्टेंट है और UPSC की भी परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ बाज़ार ज़्यादा, ये दो बार हो गया ज़्यादा, एक बार कट कर लीजिएगा आप लोग। ये पूरा है कि स्वच्छ बाज़ार ज़्यादा व्यापार अभियान कहाँ पर चलाया गया। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा इंदौर में। और इंदौर आपको पता ही होगा इंदौर के बारे में कि स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया था उसमें इंदौर हमेशा से प्रथम स्थान पर रहता है। तो स्वच्छ बाज़ार ज़्यादा व्यापार जो कॉन्सेप्ट जो आया वो इंदौर के तहत आया है, क्योंकि अभी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चल रहा है और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर कई शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम के अंतर्गत
इंदौर शहर में स्वच्छ बाजार ज़्यादा व्यापार नामक पहल शुरू की गई और साथ ही साथ में मेरठ नगर निगम द्वारा स्वच्छता परमो धर्मा नामक कार्यक्रम चलाया गया। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट जो आया है स्वच्छ बाजार ज़्यादा व्यापार, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मार्केट आपके स्वच्छ होंगे, साफ़ सुथरे होंगे, तो जो उसमें जो प्रोडक्ट होंगे वो भी साफ़ होंगे। तो प्रोडक्ट जब साफ़ होंगे तो अच्छे बिकेंगे, यानी कि आपके व्यापार ज़्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया है कि मार्केट को आपको क्लीन रखना है, बाज़ार को आपको स्वच्छ रखना है, और बाज़ार अगर स्वच्छ होगा तो व्यापार निश्चित रूप से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अच्छा, अपने आप में एक अच्छी पहल है। तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ नगर निगम है, उसने क्या कहा, स्वच्छता परमो धर्मा। तो एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ना कि अहिंसा परमो धर्म है, यानी कि अहिंसा परम धर्म है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर स्वच्छता परमो धर्मा लाया गया, यानी कि स्वच्छता भी हमारा परम धर्म है और होना भी चाहिए। अगर एक स्वच्छ घर नहीं होगा, स्वच्छ मोहल्ला नहीं होगा, स्वच्छ सिटी नहीं होगी, तो फिर आपका मन भी स्वच्छ नहीं होगा, और मन स्वच्छ नहीं होगा तो आपको काम करने में उतनी जो है उतना ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जो है काम वगैरह बहुत धीमे होगा, है ना। अगर कोई चीज़ें साफ़ सुथरी रहती है, कमरा आपका साफ़ रहता है, घर साफ़ रहता है, आपका मोहल्ला साफ़ रहता है, आपकी सड़कें साफ़ रहती हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम फॉरेन कंट्रीज से ले सकते हैं। अच्छी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर स्वच्छता को आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी नहीं पड़ा रहता है। हमें हमारे अंदर भी स्वच्छता की भावना को विकसित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी एक प्रकार की बीमारी है। देखिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो एडी को ही एक्चुअली में अल्जाइमर रोग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस बार। तो अल्जाइमर रोग एक बीमारी है, किस प्रकार की बीमारी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो इसका है राइट आंसर, दिमाग की समस्या इसकी बीमारी है, ठीक है, यानी कि सोचने की क्षमता को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि एडी रोग को अल्जाइमर रोग कहते हैं। एडी एक तेज़ी से फैलती दिमाग में विकृति लाने वाली बीमारी है जो चीज़ों को याद रखने में ज्ञानात्मक क्षमता को कमज़ोर कर देती है, यानी कि आपको याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। सोचने की जो क्षमता होती है आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। और अभी तक इस बीमारी का कोई मजबूत और अस्थायी इलाज नहीं मिल पाया है, यानी कि प्रॉपर तरीके से इसकी कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन इसकी अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि जिससे पूरी तरीके से इस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। लेकिन हालिया एक रिसर्च के दौरान, जो कि आपने सुना होगा, डीएसटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक विभाग है, तो डीएसटी है, डीएसटी के तहत एक इंस्टीट्यूट है, नेहरू करके है, उस इंस्टीट्यूट ने पाया कि नेचुरल रूप से, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो पॉलीफेनॉल है, उससे अल्जाइमर रोग की बीमारी को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। तो ये रिसर्च अपने आप में बहुत अच्छी है, देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा किस राज्य में शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, गुजरात राज्य में शुरुआत इसकी गई है, गुजरात विधानसभा के अंतर्गत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा का उद्घाटन 13 सितंबर 2023 गांधीनगर में किया, और वहाँ पर उस दिन क्या किया, गुजरात विधानसभा को संबोधित किया। तो ये अपने आप एक अच्छी पहल है, इससे विधानसभा के कार्यों में तेज़ी आएगी और जो सदस्य होंगे वो अन्य राज्यों की विधानसभा और संसद से काफ़ी कुछ सीखने को उनको मौका मिलेगा। तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से गुजरात विधानसभा बढ़िया काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय स्थित है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इथियोपिया में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। व्याख्या देखते हैं कि अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि अब दोनों ही ऑप्शन पूछ सकता है, अगर ऑप्शन दे देगा कि अदीस अबाबा दे देगा या फिर इथियोपिया दे देगा। तो दरअसल जो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है वो इथियोपिया के अदीस अबाबा में है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये दोनों ही आपसे ऑप्शन पूछ सकता है। और इसके साथ साथ में कि अफ्रीकी संघ क्या है, अफ्रीकी संघ यानी कि जिसे हम AU भी बोलते हैं, अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं, 55 कंट्रीज़ का क्या है, समूह है, 55 देशों का समूह है, ठीक। इसके अलावा इसे 2002 में लॉन्च किया गया था। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो बैठक G20 की हुई है भारत की अध्यक्षता में, उसमें भारत ने अफ्रीकी यूनियन यानी कि AU को शामिल कर लिया है G20 में। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2024 में G20 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मैंने इस पर प्रश्न बनाया था लास्ट टाइम, जो मैंने 12 सितंबर को करंट अफेयर्स बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक। तो जिसका राइट आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि ब्राज़ील करेगा 2024 की अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ट्रोकिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। एनीवेज, अब आज का प्रश्न है कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया आपको क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप बिना ऑप्शन के इसको बताएं कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है। कमेंट बॉक्स में जाएं
और कमेंट बॉक्स में जा करके आंसर अपना ज़रूर दें। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो एक प्रश्नों के साथ साथ में आपको कई प्रश्नों के उत्तर और मिल जाते हैं। इस तरीके से आपकी तैयारी सुदृढ़ रूप से चलती रहती है। तो आप लोग गूगल से सर्च करने की, इंटरनेट से सर्च करने की हैबिट डालिए, ठीक है। अन्य अनर्गल जो चीज़ें होती हैं, अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं, उनसे बचिए और अपने कोर्स से संबंधित चीज़ों को आप गूगल पर सर्च करने की हैबिट को डालिए। निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में, और वो प्रश्न था कि आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 सितंबर 1895, यानी कि 11 सितंबर 1895 को आचार्य विनोबा भावे का जन्म हुआ था। तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के, और कल मिलते हैं सुबह एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और इसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।